हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद नमन चैनल। ठीक है ना। इसमें हम आपको बताएंगे कि जितनी भी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं साप्ताहिक, ठीक है ना, जो हफ्ते भर में जितनी भी न्यूज़ घटित हुई होती हैं, वो चाहे स्टेट लेवल की हों, चाहे सेंटर लेवल की हों, चाहे जितनी भी वर्ल्ड में जो भी न्यूज़ होती हैं, उनको सारे को कवर करके हम स्पेशल सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में ये आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई थी कि अभी ये तो आपको सबको पता होगा ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जिलों को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना। वो 3 भाग कौन है वो आपको भी पता है। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं वो 3 भाग कौन से हैं। चलिए वो 3 भाग जो हैं, वो एक पहला भाग जो है वो रेड जोन है, फिर दूसरा ऑरेंज जोन है, ये पेन नहीं काम कर रहा है, तीसरा जो है वो ग्रीन जोन है। ठीक है। चलिए इनके बारे में हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं। रेड जोन के अंदर 130 ज़िले होंगे, वहीं पे आपके पास ऑरेंज जोन के पास 284 ज़िले होंगे और ग्रीन जोन के पास 319 ज़िले हैं। मतलब ग्रीन जोन 319 ज़िलों में ग्रीन जोन लगा हुआ है। इन ग्रीन जोन में आपको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी फिर से। ऑरेंज जोन के लिए भी यही है, लेकिन रेड जोन के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। ठीक है ना। इसमें से आप एक बहुत और हम आपको बता देते हैं कि इन ज़िलों में, जैसे अभी ये नंबर आपने देखा कि ग्रीन जोन का नंबर 319 है, 319 ज़िलों में ग्रीन जोन है। ठीक है ना। तो इसमें अगर बढ़ता है कोई कोरोना का केस या कोविड-19 जो है उसका अगर केस बढ़ता है, तो इसकी जो बढ़ाने की प्रक्रिया होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है ना। और जो कमी होनी है, जैसे रेड जोन का कोई एक ज़िला जो है, रेड जोन प्रभावित कोई ज़िला है, वो अगर कम हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कोरोना का प्रभाव ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको जो कमी करनी है, उसको जो हटाना है उस रेड जोन से उस ज़िले को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम ये 2 कटिंग्स जो है वो आपके लिए निकाल के लाए हैं। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि आप हमारा चैनल जो है वो मतलब इस वीडियो को पॉज़ कर दीजिएगा और इन न्यूज़ को डीपली पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बताते हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें से आप थोड़ा ज़ूम करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। क्या होता है भौगोलिक संकेतक टैग? जैसे बहुत लोगों को मालूम होगा कि जीआई टैग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा जीआई टैग क्या होता है। तो जिनको नहीं मालूम है उनको हम बता देते हैं कि जीआई टैग वो टैग होता है, जैसे आपके गली मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि फेमस है। आप कहीं बाहर जाते होंगे तो आपके यहाँ मतलब आपसे अक्सर पूछा जाता हो कि आपके यहाँ क्या फ़ेमस है। अब आप बताते हैं कि हमारे यहाँ फ़ेमस है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पर्सन जो आपसे पूछ रहा है उसको भी पता हो कि हाँ आपके यहाँ ये चीज़ फ़ेमस है। वो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जो सरकार को लगता है कि हाँ इनको पहचान मिलनी चाहिए, उन लोगों को, ठीक है ना, उनकी चीज़ों को सरकार एक टैग प्रोवाइड करती है, उनको लोगों की नज़रों में लाती है। इसी को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। चलिए तो इसमें बहुत सारे टैग्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो उसको एक अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं किस किस चीज़ों को मिला है। तो ये मणिपुर के चावल हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मणिपुर के चावलों को बोलते हैं चखाओ। ठीक है ना। चखाओ बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है ये है, जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं मिट्टी की, ये हैं। ये कहाँ पे हैं? ये टेराकोटा नाम है इनका, इनको टेराकोटा बोलते हैं और ये गोरखपुर ज़िला, यूपी का गोरखपुर ज़िला, वहाँ पे पाए गए। ठीक है ना। तो चलिए अब इनके बारे में हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। ये जो मणिपुर का चावल है, इससे जीआई जिसे जीआई टैग मिला है, ये
इसकी विशेष बात ये है कि चावल काला है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे चावल आते हैं, ब्राउन राइस है और वाइट राइस जो अधिकतर लोग खाते हैं, फिर उसके बाद ये ब्लैक राइस है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसकी एक पॉइंट तो है कि इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस होते हैं, यानी प्राकृतिक सुगंध होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे नॉर्मली चावल को पकाने में कितनी देर लगती है, 15-20 मिनट, लेकिन ये चावल जो है वो 45 से 50 मिनट लेता है पकने में, ठीक है ना। तो चलिए ये बात हो गई। अभी एक और जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये चावल है जिसे जीआई टैग मिला है, उसी तरह एक असम का चावल है। असम का जो चावल है उसे भी जीआई टैग मिला है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुमोल सोल, कुमोल सोल, इससे जीआई टैग मिला है। क्यों मिला है, इसमें भी कोई खासियत होनी चाहिए, बिल्कुल है खासियत। ये आप चावल किस तरह खाते हैं, पका के खाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये चावल पकाया नहीं जाता है, बिना पकाए खाया जाता है। तो आप बोलेंगे अच्छा ये बात है। चलिए, जैसे आप पोहा खाते हैं, पोहा बहुत सारे लोग जानते हैं चावल से ही बनता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, पानी में हम लोग डिप करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, फिर उसके बाद उसे खाने में प्रयोग लाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ये चावल है, इसको या तो इसमें पानी छिड़क के खाते हैं या फिर इसको पानी में भिगोकर बनाया जाता है, ये उसी तरह है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं ये टेराकोटा की जो ये मूर्तियाँ हैं। अच्छा, इनकी खासियत क्या है, इसमें ये जो लाल रंग है, ये जो आपको लाल रंग दिख रहा है, ये लाल रंग उतरता नहीं है कभी, ठीक है ना। कभी क्या, कई सालों तक नहीं उतरता है और ये बहुत कम पाया जाता है, ठीक है ना। अब आप बताएंगे कि ये तो हमको भी पता होगा। चलिए इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं कि ये औरंगाबाद ज़िले में पाया जाता है, गोरखपुर का एक ज़िला है, ठीक है ना, कस्बा है, ज़िला नहीं बोल सकते, कस्बा है, उसमें पाया जाता है। उसमें एक तालाब से वहाँ के जो मूर्तिकार हैं वो तालाब से निकालते हैं। अच्छा भाई, आप बोलेंगे मिट्टी तो तालाब से ही निकाली जाती है, अक्सर मिट्टियाँ हम तालाब से ही लेते हैं या कई जगह से लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। ये जो है ये मई और जून के महीने में बनाई मई और जून के महीने में वहाँ तालाब से मिट्टी निकाली जाती है और उस मिट्टी में सोडा, जो हमारा खाने वाला सोडा होता है, सोडा और आम की छाल, आम का पेड़ तो जानते होगे भाई सब लोग, आम की छाल और ये सोडा का एक घोल बनाया जाता है और उसमें ये बर्तन डुबोए जाते हैं, जिससे इनका रंग जो है ये लाल हो जाता है और ये बहुत दिन तक चलते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करने के लिए चलते हैं। मणिपुर के डॉक्टर थमजाम बली को जापान में द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और ये मणिपुर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न हो गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, उसी तरह से ये जापान में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन माना जाता है, ठीक है ना। ये आपका ज़रूरी था इसलिए मैंने कवर कर दिया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अभ्यास पिच ब्लैक को स्थगित कर दिया। भाई क्यों स्थगित कर दिया, ये क्या है पिच ब्लैक, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है ना। अपनी जो भारतीय सेना है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो एक्सरसाइज करते हैं, यानी युद्धाभ्यास करते हैं कई सारी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए इसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इन्हीं बारे में। चलिए एक ये जो न्यूज़ है, असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाले वार्षिक अम्बुबाची मेले को जो है वो स्थगित किया गया है। ये भी इसी कोरोना के चलते स्थगित किया गया है। ये आप सोच रहे हो कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी न्यूज़ है, नहीं भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि असम ये अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो ये असम में लगता है। कौन से मंदिर का है, तो ये कामाख्या मंदिर का है। इसकी स्पेशल मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अपने 30 वर्ष पूरे किए। क्या है भाई ये हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। हमारा वाला तो नहीं है जो हम दूरबीन लगाते हैं और खूब दूर का देख लेते हैं, भाई ये हमारा वाला नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे जो अर्थ में भेजा गया था, अर्थ के ऊपर भेजा गया था, वहाँ से चीज़ों को देखने के लिए, मतलब वहाँ से सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। तो हाल ही में इसके 30 साल पूरे हो गए हैं।
तो इसलिए इसको मनाया जा रहा है, इसकी वर्षगांठ को। और इसकी जो आयु थी, मतलब किसी भी स्पेस की किसी भी स्पेस सैटेलाइट की जो क्योंकि उनकी एक निर्धारित समय सीमा होती है कि ये इतने दिन तक रहेंगे, फिर उसके बाद अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं या खो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो 30 साल थे, इसने हाल ही में अपने 30 साल कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपको दूसरा पॉइंट ये देखिए, दूरबीन के अद्वितीय डिज़ाइन को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उन्नत तकनीक के साथ मरम्मत और उन्नयन करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। क्योंकि ये अब भाई इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन ये अभी चल रहा है, तो इसलिए इसको ये दे दी गई है कि भाई इसको मरम्मत करिए और फिर से अगर चल सकता है तो चलाइए। टेलीस्कोप नासा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे मूल्यवान वेधशालाओं में एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा टिका है। इनमें दशकों से पृथ्वी की परिवर्तनकारी खगोलीय छवियां हैं। हाँ, एक चीज़ और आपके लिए बता देते हैं हम, आप गूगल में जाके सर्च करिएगा हबल स्पेस टेलीस्कोप इमेजेस, ठीक है ना। तो ये फ़ोटो आएगी, इसके साथ बहुत सारी फ़ोटो आएंगी। इसने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो जो है वो अंतरिक्ष से खींची हैं पृथ्वी की, तो वो और जितनी भी गतिविधियाँ होती रही हैं स्पेस में, उनकी सारी की पिक्चर्स लिए, तो वो बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन मैं आपको इसमें ला नहीं पाया। मैं सोच रहा था लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने म्यूचुअल फंड बंद करने की घोषणा की है। क्या है ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन? पहले तो आप लोगों को यही नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके लिए हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे, उनको उस बारे में पूरा बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हो जाए जो अपनी सेविंग्स इन म्यूचुअल फंड्स पे लगाते हैं, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट यानी कुछ ब्याज के तौर पे इन लोगों को, मतलब लोगों को मिलता है। चलिए तो देश क्या है, देश के नौवें सबसे बड़े फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को 6 उपज उन्मुख प्रबंधित क्रेडिट फंडों को हवा देने के अपने फैसले के साथ झटका दिया है। मतलब इसने 6 जो इसके फंड थे, इसने उन फंड को ख़त्म कर दिया है। चलिए, फंड हाउस ने कहा है कि उसने कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर बाजार अव्यवस्था और अशिक्षा के बीच पोर्टफोलियो की एक प्रबंधित बिक्री के माध्यम से निवेशकों के लिए मूल्य की रक्षा करने का निर्णय किया है, ठीक है। क्योंकि ये जानता है कि भाई सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी डाउन हो रही है, काम हो नहीं रहा है कुछ भी, तो ऐसे में लॉस ना हो कस्टमर्स को, इसलिए इसने अपने 6 फंड्स को बंद कर दिया है पूरी तरीके से। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का वित्तीय वाहन है जो कई निवेशकों से एकत्र किए गए धन के पूल से बना होता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और अन्य संपत्तियों में निवेश करने के लिए। इसके बारे में आपको एक डीप वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए देखिए, आपके लिए एक नई न्यूज़ आई और ये बहुत अच्छी है। आपको ये क्या है भाई, देखिए इसको, ये अर्थ की तरीके दिख रहा है ना आपको। ये क्या है? ये मून है आपका, अर्थ नहीं है, जान लेना। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। अब आप बोलो कि ये क्या है? जैसे देखिए, आपके मोबाइल में क्या है, गूगल मैप्स है। आपने कभी ना कभी गूगल मैप्स यूज़ किए होंगे ना, बिल्कुल यूज़ किए होंगे। उसमें जो 2D और 3D मैप होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे क्या है, स्कूल है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ पे कैंटीन है, कुछ भी आपको पता चलता है। तो इसी के चलते ये जो है चंद्रमा का डिजिटल नक्शा जो है तैयार किया गया है, ठीक है। ये रही भाई नक्शे की चीज़ें। एक फ़ोटो, ये अगर आप ओरिजिनल फ़ोटो, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल इसकी फ़ोटो डाउनलोड करोगे तो भाई आपका सिस्टम जो है लड़खड़ा जाएगा। डाउनलोड मत करना, करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये क्यों भाई, ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है? ये 726 MB की फ़ोटो है, ठीक है। और ये जो आपको इसमें तरह तरह की ये आप बोलोगे ये तो पेंटिंग है, ये जो पेंट कलर है, ये कलर है, ये कलर, ये सारे चंद्रमा में दर्शाते हैं कि कहाँ क्या गड्ढा है, कहाँ पानी है, कहाँ मतलब जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है ये रिपोर्ट भाई? देखिए, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको लॉन्च करती है, ठीक है। इसमें इस बार एजेंसी ने बताया है कि देखिए, जो लॉकडाउन है उसके चलते इस बार अभी तक में सबसे
कम चीज़ों का जो खर्च है, जैसे कोल का खर्च होता था, वो कितना हो गया है 8%, मतलब गिर के 8% हो गया। पहले कितना था वो नहीं पता। और जो फ्यूल है उसका कम होके कितना हो गया है 5%। फिर उसके बाद गैस का कितना होगा है 2%। फिर उसके बाद इसका जान लेते हैं, ये जो इंटरनेशनल एजेंसी इन एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपके लिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हेडक्वार्टर में आप क्या बनाएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, पेरिस फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है ना। और इसने क्या बताया, इसने एक अच्छी चीज़ भी बताई भाई। इसने बताया है कि आपका ये चीज़ें तो घटी हैं, इनका प्रयोग तो घटा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रयोग बढ़ा है। उसका कौन सा प्रयोग बढ़ा है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। उसका जो खर्च है वो बढ़ा है, मतलब उत्पादन होना बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया भाई, आप बोलोगे कुछ चल तो रहा नहीं है, सारी चीज़ें तो लॉकडाउन है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बढ़ गई। सोलर पैनल का नाम सुना है भैया, सोलर पैनल तो अधिकतर लोगों के यहाँ होगा। तो ये सोलर पैनल से, मतलब सोलर जो एनर्जी आती है उसका उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये सब बंद हैं। इसमें इनमें काम, जब मज़दूर नहीं है तो काम नहीं है। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये अपने आप भाई, धूप को लाने में तो मज़दूर लगेंगे नहीं ना, वो तो अपने आप आएगी। तो इनसे जो है ये काम मतलब एनर्जी, सोलर एनर्जी बढ़। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोज़गार देने में सबसे अव्वल राज्य रहा है। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि मनरेगा क्या होता है। चलिए, जिनको नहीं पता है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा मनरेगा क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं कि मनरेगा क्या होता है। देखिए, महात्मा गांधी, ये पेन नहीं चल रहा है, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसे लिखता हूँ, महात्मा गांधी नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कब से आया था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी सरकार होती है, वो जितने भी मज़दूर होते हैं जो काम करना चाहते हैं उनको मिनिमम 1 साल का काम देती है, वो भी एक फ़िक्स्ड सैलरी पे, एक फ़िक्स्ड सैलरी बेस पे। तो इस बार ये जो रिपोर्ट बन के आई कि इसमें छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जिसने सबसे ज़्यादा मज़दूरों को काम दिया है, ठीक है ना। कितने मज़दूरों को काम दिया है, तो 18.51 लाख। दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई, दूसरे नंबर पे भी जान लो। दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान है। इसने क्या किया है, इसने 10.79, फिर से बता देते हैं, 10.79 लाख लोगों को काम दिया है, ठीक है। चलिए चलिए, सेकंड न्यूज़ जो निकल के आती है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति योजना जगन्ना विद्या दिवेना शुरू की है। अब क्या है ये जगन्ना विद्या दिवेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए, ठीक है ना, आप पूछ सकता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट जगन्ना विद्या देवना लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के सरकार ने चालू किया है। अब ये जो बैठे हैं ये कौन है भाई, इनके बारे में भी जान लो। ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, क्या है नाम भाई, जगन मोहन रेड्डी नाम है इनका, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने शुरू किया है। अब ये स्कीम आप जान लो, जगन्ना विद्या देना स्कीम कितने की है, तो ये भाई 4,000 करोड़ की स्कीम है। कितने की स्कीम है भाई ये, 4,000 करोड़ की स्कीम है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि इस स्कीम से लाभ क्या होगा स्टूडेंट्स को। इसमें से जितना भी, मतलब ये जो 4,000 करोड़ की स्कीम है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, उनको उनकी जो फ़ीस है वो वापस करी जाएगी, ठीक है ना। और इसमें 14 लाख, जितने 14 लाख विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ़ीस जो है वो वापस कर दी जाएगी उन्हें, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोग, मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ने के लिए सोचेंगे कि हाँ भाई पढ़ा जाए, ठीक है।
तो अच्छा, इनकी सेकंड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी स्कीम क्या थी इनकी, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। इनकी सेकंड स्कीम क्या थी, उसका नाम था जगन्ना वसाथी देवना। ठीक है। अच्छा, जगन्ना वसाती दिवाना। ठीक है, जैसे ये जगन्ना विद्या दिवाना है, वैसे वो जगन्ना वसाती दिवाना था। उसका क्या था कि अगर कोई हॉस्टल, चलिए, अगर कोई जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल वाला है, हॉस्टल का, और जो ये मेस का जितना भी वो खर्चा होता है, हॉस्टल और मेस का खर्चा ये पूरा गवर्नमेंट उठा रही थी। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। ऐसे अगर सारी सरकारें करने लगें तो अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ने एपेक, अच्छा एपेक क्या होता है भाई, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना, क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2.7 की आर्थिक गिरावट को अनुमानित किया है। क्या है भाई, इसको जान लेते हैं। चलिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ने कहा है कि एपेक क्षेत्र को 2020 में कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2.7 की आर्थिक गिरावट का सामना करना है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 2019 में एपेक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर 3.8% थी और इसे 2020 में 5.4% तक बढ़ाना है। वर्ष 2021 में उन्हें इस क्षेत्र में आर्थिक मंदी करने का सामना करने की उम्मीद है। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एपेक का हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में टी.एस. तिरुमूर्ति को अपना स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है, यानी आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है टी.एस. मूर्ति को। ठीक है, अब इनके बारे में जान लीजिए कि भाई टी.एस. तिरुमूर्ति कौन है। ये 1985 IFS यानी कहाँ गया, इंडियन फॉरेन सर्विस 1985 बैच के ऑफिसर हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि इनसे पहले कौन था। इनसे पहले था, अभी ये अभी नियुक्त हैं, इनसे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, वो कब से कब तक थे, 2015 से 2020 तक, और अब ये आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए, आप ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह पीएम ही जाएंगे, हर जगह सीएम ही जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो कई जगहों पर इन्हें भी मतलब जो यूएन के अंदर है ये जाते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओईसीडी में भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है एज जैसे ये देखिए, इन्हें भारत के प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है, ऐसे इन्हें भी ये अलग हैं, लेकिन ठीक है ना, इन्हें अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारत ने कोरोना में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता प्रदान की है। अब आप पूछेंगे कि ये विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता क्या होती है। भाई देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत डीपली नहीं समझा सकते, बस थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, भारत की करेंसी क्या है, रुपया, अमेरिका की करेंसी डॉलर। अब जो अधिकतर व्यापार होता है वो हमारा किस में होता है, डॉलर में। ठीक है ना। आपको कोई भी चीज़ मंगानी होगी बाहर से, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस अधिकतर कंट्रीज़ डॉलर का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो अब ये इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने मालदीव को ये जितनी भी अपने पास जो रिज़र्व था, करेंसी रिज़र्व डॉलर का, ठीक है ना, तो उसको क्या किया है, मालदीव को दे दिया है और मालदीव से बोल दिया है कि आप ये हमारा डॉलर मतलब जो हमारे पास रिज़र्व रखा है वो आप पैसा ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके बदले में आप अपनी मुद्रा है वो दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। सऊदी अरब ने कोड़े मारने वाले नाबालिगों की मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है।
यहाँ का कानून भाई अलग ही चलता है। हमारे यहाँ क्या है इंडिया में कि कुछ भी हो जाए सालों चलता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये कौन है, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन है महाशय? ये जो आप देख रहे हैं ये सऊदी के प्रिंस हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं आगे। हाल ही में सऊदी अरब ने सज़ा और नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा को फॉगिंग यानी कोड़े मारना या मारने को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपको फिर पहले कोड़े मार जाते थे, उसके बाद सज़ा दी जा रही है। उसके बाद सज़ा आपको कोई भी दी, पहले आपको कोड़े खाने हैं। तो ये चीज़ जो है वो समाप्त हो रही है। इस्लामी राज्य में कानून की कोई संहिताबद्ध प्रणाली नहीं है। व्यक्तिगत न्यायाधीश इस्लामी कानून शरिया की व्याख्या करते हैं और स्वयं के वाक्यों के साथ आते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला की निगरानी की, जिन्हें सऊदी विज़न 2030 के रूप में जाना जाता है। अब आपको देखिए बताने के लिए हम ये न्यूज़पेपर की कटिंग लाए हैं। देखिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग में सऊदी अरेबिया एबॉलिशेस फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये निकल के आई है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाई है। अच्छा, महंगाई भत्ता क्या है भाई? ये इसको डीए बोलते हैं। अभी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, हाल ही में बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डीए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिलेगा मतलब, लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा। चलिए बढ़ाया क्यों नहीं जाएगा भाई? देखिए हर साल जितनी महंगाई बढ़ती जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ करी जाती है थोड़ी डीए के नाम पे, तो वो इस बार नहीं होगी। चलिए बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी और जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाई है। इस कदम का असर 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों को मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा, जैसे उनको मिल रहा था उनको मिलता रहेगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। मार्च 2020 में घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की 1 जनवरी से 2020 से प्रभावी थी। चलिए ये देखिए इसकी कटिंग भी हम आपको लाए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है। सेंटर फ्रीज डीए और डीआर इंक्रीज फॉर स्टाफ टिल जुलाई 2021 स्टेट में फॉलो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हाल ही में साइबर अपराध से संबंधित डीप फेक्स खबरों में रहा। अभी क्या है डीप फेक्स क्या है? देखिए आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि अलग अलग तरह की वेबसाइट होती हैं, ठीक है ना। कि आपने ऐसे कार्टून भी देखे होंगे जिसमें फ़ोटो आप अपनी भी लगा सकते हो, नीचे वो कार्टून का पूरा रहता है, उसका शरीर रहता है। तो इसी तरह से ये जो साइबर क्राइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही समय फैल रहा था। हाल ही में भारत में साइबर क्राइम अधिकारी कुछ ऐसे ऐप और वेबसाइट पर नज़र रखे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करके निर्दोष लोगों की नग्न तस्वीरें बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। डीप फेक 2017 में पहली बार नोटिस में आया जब एक रेडिट उपयोगकर्ता के मशहूर हस्तियों के स्पष्ट वीडियो पोस्ट किए। उसके बाद कई उदाहरण बताए गए। डीप फेक या डीप नीड्स कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियों और वीडियो हैं। साइबर अपराधियों और एक मौजूदा वीडियो, फोटो या ऑडिट पर एक डिजिटल समग्र अंतिम मीडिया बनाने के लिए कई मीडिया फाइलों को इकट्ठा करना और सुपर आईपोज करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में एक ऐप बहुत वायरल हुई थी भाई, उसका नाम क्या था बताइए आप लोग? जूम ऐप। क्या था? जूम ऐप। क्यों वायरल हो रही थी ये भी बता दें हम आपको, क्योंकि वो सिक्योर नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया, यानी हमारे गृह मंत्रालय ने बताया कि वो जो ऐप है वो सिक्योर नहीं है। वो आपका जो है पर्सनल डेटा वो क्या कर रही है? चोरी कर रही है। तो इस वजह से उसको फिर बैन भी करने के लिए प्रोसेस बताई गई थी, लेकिन उसके लिए कई सावधानियाँ बताई गई थी। आप में से बहुत लोग ने शायद जूम इंस्टॉल भी करी होगी। उसमें एक क्या था, वीडियो कॉल पे हम लोग लॉकडाउन में अपनी जितनी भी बहुत सारी कंपनीज अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, स्कूल्स और कॉलेज अपनी क्लासेस उसी जूम ऐप पे प्रोवाइड करवा रहे थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नॉर्वे की संस्थान ने आंतरिक विस्थापन वैश्विक रिपोर्ट 2020 जारी की है। अच्छा, अब बताइए क्या है ये भाई आंतरिक विस्थापन वैश्विक रिपोर्ट 2020? तो जितने भी मज़दूर या लोग बोल सकते हैं आप, जो दूसरे जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं
उनकी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये जो नॉर्वे की एक संस्थान है, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि हाल ही में मतलब 2019 में, क्योंकि ऐसा होता है कि 2019 की रिपोर्ट, ये लोग 2019 को ये रिपोर्ट को मतलब 2019 की खबरों को एनालिसिस करते हैं और फिर 2020 की रिपोर्ट के नाम से जारी करते हैं, 2020 की मतलब एनालिसिस करते हैं और 2021 के नाम से जारी करते हैं। तो अभी इन्होंने 2019 की ये जो थी इसको एनालिसिस करके निकाला था, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि 50 लाख लोग, कितने लोग भाई, 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में एक जगह से दूसरी जगह तक स्थान चेंज किया था, यानी स्थापित हुए थे, ठीक है ना। क्यों स्थापित हुए थे भाई, ये इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो उनका व्यवसाय, क्या होगा भाई, जहाँ पे वो हैं वहाँ पे उनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा, तो उस व्यवसाय को यानी काम करने के लिए वो दूसरी जगह गए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी डिजास्टर यानी किसी तबाही, या जैसे आप सुनामी बोल सकते हो, जैसे सुनामी आ गई, कहीं तूफान आ गया, तो वहाँ से लोग दूसरी जगह स्थापित होते हैं, उसे भी यही सब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की संस्था है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि नॉर्वे की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका नाम है नॉर्वे, एक सेकेंड, उसका नाम है नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी। क्या नाम है भाई, नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनेशनल डिजास्टर मॉनिटरिंग कमेटी। चलिए, दूसरी न्यूज़ क्या है हमारी, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। क्या है भाई ये, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। तो इसको कहाँ बनाया गया है, पहले ये जान लीजिए। इसको हाल ही में बनाया गया है गांधीनगर में, गांधीनगर का है भाई, ये गुजरात में है, ठीक है। इसको बनाया गया हाल ही में। अच्छा, क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए पहले गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हाल ही में देखा था आपने कि चाइना की एक बैंक थी, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है इंडिया में, वैसे चाइनीज़ बैंक थी, पीपल्स बैंक करके थी शायद, तो उसने एचडीएफसी में अपना 1% शेयर ख़रीद लिया था। तो इस तरह से क्योंकि भाई कोविड-19 के दौरान सारे देशों की जीडीपी डाउन हो रही है, तो इस तरह से ये कंपनियां क्या करती हैं, ये ख़रीद लेती हैं, फिर उसके बाद जब इस कंपनी के फैसले होते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर जिसके पास होते हैं तो वो भी बोल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जिसके पास हो, तो ये हिस्सेदारी खरीदें। तो अब क्या है कि ये बन गया है सेंटर, इसमें क्या है कि अगर आप किसी कंपनी को ख़रीदना हुआ, ठीक है ना, तो कुछ भी ख़रीदना हो हिस्सेदारी वगैरह कंपनी में, तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आई है आपकी, सिपरी। क्या है ये सिपरी भाई, सिपरी बारे में जान लेते हैं। सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट। अच्छा, क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें वर्ल्ड में जितने भी देश मतलब कंट्रीज़ हैं, वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी सेना पे कितना खर्चा करते हैं, इसके बारे में आपको ये टोटल इन्फॉर्मेशन देती है, ये एक रिपोर्ट जारी करती है। तो इस बार इस रिपोर्ट में एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर क्या है भाई, अच्छी खबर ये है कि इंडिया की रैंक उसमें 3rd आई है, मतलब इंडिया वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाली 3रा स्थान इंडिया ने लिया है। पहले स्थान पे कौन है भाई, जाहिर सी बात है, आप पूछो कि पहले स्थान में कौन है, तो पहले स्थान में यूएस है। कौन है भाई, यूएस है। दूसरे स्थान में कौन है, दूसरे स्थान में चाइना है आपका। तीसरे स्थान पे आपका इंडिया है, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया का खर्च कितना था, ठीक है, ये भी जान लीजिए। इसके
अब अमाउंट तो हमको भी कंफर्म नहीं पता है, नहीं तो हम आपको बताते ज़रूर। बस इतना ही जान लीजिए, थोड़े से आंकड़े हैं हमारे पास। इंडिया ने 2.4% जो है वो इस बार मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च किया है। मिलिट्री के ऊपर खर्च किया, वो मिलिट्री के ऊपर खर्च किया है, उसमें सेना के हथियार भी हैं, सेना के हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं, जितने भी सैनिक हैं उनका खर्चा भी है, ठीक है। जितने भी पेंशन धारक हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी, उनका भी खर्च है इसमें। अब क्या है, इस बार क्यों ये चर्चा में आई, क्योंकि इसने अभी 30 सालों में सबसे ज़्यादा इस बार खर्च किया है। कितना खर्च किया है भाई? 2.4% जितना आपको बताया। ये कितना बढ़ा है? 6.8% बढ़ा है, ठीक है। और 30 सालों में 259% बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, 259% बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम। आईआईटी दिल्ली ने भारत में कोविड-19 के प्रसार का अनुमान लगाने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। चलिए प्रकृति के बारे में आपको बता देते हैं। प्रकृति क्या है? मतलब इसमें जितना भी डेटा है वो कोविड-19 का एक जगह आएगा। चलिए, इस प्रकृति का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, प्रीडिक्शन। चलिए ये आपको बता देते हैं हम। प्रिडिक्शन चल रहा है एंड असेसमेंट। देखिए, अगर ये चल नहीं पा रहे, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग सुन के भी लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना, जहाँ आपको लिखना हो। चलिए, असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या हुआ? मतलब पी का मतलब प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज करने वाला पहला अस्पताल रहा। प्लाज्मा थेरेपी क्या है भाई? सबको पता है। नहीं पता है तो फिर बता देते हैं हम आपको, हम किस लिए हैं, हम बता देते हैं आपको। प्लाज्मा थेरेपी, देखिए, किसी भी रोग को आपके जब शरीर में वो एंटर होता है, कोई भी रोग आपको होता है, तो उस रोग से बचाव के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी वो होते हैं, जैसे कोई भी रोग है तो उससे लड़ने के लिए जो आपकी क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो एक तरह से एंटीबॉडी कहला सकते हैं, ठीक है ना, कहला सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो अभी जितने भी लोगों को कोरोना हुआ, तो जो लोग ठीक हुए हैं उनके, भाई जब ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो शरीर में एंटीबॉडी होगा उसी ने ठीक किया है उनको, ठीक है ना। तो उनके शरीर, ये एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है, ठीक है ना। तो हमारे, देखिए आपको बता देते हैं, ब्लड में 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% दो आरबीसी और रेड बीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और लाल रुधिर कणिकाएँ, ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मा पाया जाता है, इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। तो इसको निकाल के जो इन्फेक्ट हैं लोग, ठीक है ना, कोरोना से, उनके शरीर में डाला जाएगा, यानी वो भी लोग उनके भी लड़ सकें, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी के लिए पहला अस्पताल बना है इलाज करने वाला। बने हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे है? तो ये भी आप जान लीजिए, ये लखनऊ में है। कहाँ है भाई? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। फाइलों और दस्तावेज़ों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की है। ई कार्यालय एप्लीकेशन, जैसे भाई सारी जितनी भी अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन है आजकल वेबसाइट पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के चलते क्या होता है कि आप जैसे आप इन्फेक्टेड हैं, बाय द वे आप इन्फेक्टेड हैं, तो आपके हाथ में जो चीज़ होगी उस पर भी वायरस होगा। अब आप गए दूसरे लोगों के पास, उस पर ट्रांसफ़र हुआ, फिर उससे उस पर ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे लोगों से बढ़ता चला गया, ठीक है ना, क्योंकि ये चेन वायरस है। तो इसलिए ये वायरस आगे ज़्यादा बढ़ ना पाए, इसलिए इसको इस
वजह से ही मान लीजिए ई कार्यालय एप्लीकेशन CISF ने लॉन्च किया। अच्छा, CISF के बारे में भाई आप थोड़ा बता दीजिए। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल और क्या है भाई? सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। अच्छा, और बताइए इसके DG कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? तो वो हैं राजेश रंजन। कौन है भाई? राजेश रंजन जी हैं। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे एज अ होमवर्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। संजय कोठारी ने नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये नई नियुक्ति है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये कौन है भाई? देखिए, अभी हाल ही में हमारे एक फेमस इंडियन एक्ट्रेस इरफान खान और फिर उसके बाद ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है। उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, वो बहुत चर्चा में थे। इनका भी अभी 30 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी। ये कौन है भाई? ये भी जानने वाली शख्सियत हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। क्या नाम है भाई? चुन्नी गोस्वामी। कौन है ये चुन्नी गोस्वामी? ये भी जान लीजिए भाई। ये इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे। कौन था भाई? कोच थे। इनकी इनके अंडर में ये जो एशियन गेम्स 1962 हुआ था, इसमें इंडिया को गोल्ड मेडल जो है वो मिला था, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, तो एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो इनका नाम क्या है? चुन्नी गोस्वामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आपके बारे में निकाल, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार की यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम किसने जारी की है? तो ये अमेरिका ने जारी की है। चलिए, अब देख लीजिए, ये है आपका स्पेशल टॉपिक, जिसमें हम आपको सारी न्यूज़ बताने के बाद एक स्टेट, पहले तो सारी स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताएंगे एक एक दिन, मतलब हर एक वीडियोस में। फिर उसके बाद हम आपको जो कंट्रीज़ होंगी उनके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आज की जो बारे में बताना है, ये महाराष्ट्र के बारे में बताना है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर कौन कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ का? उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा कितनी है सीटें? 48। राज्यसभा 19। लेजिस्लेटिव असेंबली 288 और लेजिस्लेटिव काउंसिल 78। नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए भाई। यहाँ चंदौली नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है, नवंगौन में नेशनल पार्क, पेंच, संजय गांधी और ताडापो, ठीक है ना। ये आपसे इम्पॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में एक और बार बात कर लेते हैं। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं। लोकसभा 48, राज्यसभा 19 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली, गोगामल, नवागांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ापा, ये आपके बार पूछ सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम आपको एक जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होंगे हफ्ते भर के वो बताएंगे। तो अभी हफ्ते भर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो जान लीजिए, मतलब जो डेज़ हैं इम्पॉर्टेंट वो जान लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट डेज़ में 3 मई यानी आज के दिन आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। 30 अप्रैल को क्या था भाई? आयुष्मान भारत दिवस था। 1 मई को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और विश्व अस्थमा दिवस था, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। और अगर ये आपको वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। और हाँ, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अभी हम हाल ही में अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो अगले वीडियो से हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें हम आपकी जितनी भी ये PDF है वो भी डलवा दिया करेंगे, जैसे आपको PDF चाहिए हो तो, ठीक है ना। PDF डलवाएंगे, उसमें डेली क्विजेस चलाएंगे। फिर उसके बाद तो वो आपके लिए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी के लिए जैसे 9, 10, 11, 12 के किसी भी बच्चे को फ़िज़िक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है ना, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में एक लिंक है वो पिन कर दूंगा। आप उस चैनल में जाके अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 के लिए, वो आप कमेंट कर सकते हो। और वो वहाँ पे आपको बेसिक से फ़िज़िक्स सिखाई जा रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। चलिए, बस आज के लिए इतना ही था हमारे पास। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।